कोई शख्स आगे आता है और शांति से कहता है कि यह बगावत नहीं है, बस एक गलत फहमी है। मैं तो बस चाहता हूं कि जंग चलती रहे। अगर अभी जंग रुक गई तो हमारी दैत्य, डीमन जाति खत्म हो जाएगी। शांति हमें बर्बाद कर देगी। प्लैंसर जवाब देता है, सब लोग क्रेडोस पर भरोसा कर रहे हैं। वो खेती को सफल बना देगा और फिर इंसानों से लड़ाई करने की जरूरत नहीं रहेगी ताकि हम जिंदा रह सकें। लेकिन रसलर पलटकर कहता है, असल मसला ये नहीं है। असली बात यह है कि लड़ाई में इज्जत से लड़ना ही हमारी दैत्य जाति का गर्व है। यही हमारी पहचान है। वो अपना बड़ा हथौड़ा उठाता है मारने के लिए, तभी धड़ाम, कोई चीज उसके हथियार से टकराती है और उसे दूर फेंक देती है। वो पलटकर देखता है तो वहां सेर्गी और बॉल खड़े होते हैं। सेर्गी आगे बढ़ती है और कहती है, तुम सही कहते हो। हम एक ऐसी जाति हैं जो लड़ाई करती है। हमें सबको काटने मारने में मजा आता है। लेकिन ये सब कब से हुआ और क्यों हमें मजबूर किया गया कि हम हमेशा ऐसे ही जिएं? कट सीन। उधर फ्लूट दरवाजा तोड़कर आती है और अपने पापा से चिल्लाकर कहती है, आओ खेत देखो। सेर्गी बोलती रहती है, शायद अब वक्त आ गया है एक जरूरी बात समझने का। जिंदगी बचाना जिंदगियां लेने से कहीं बड़ा गर्व दे सकता है। दूसरी तरफ खेतों में सब जगह फूल खिले हुए हैं। सब लोग हैरान रह जाते हैं, यहां तक कि एजराट, जो हमेशा बिजली का झटका खाता रहता है, कि आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो दो समझदार दानव जो हमेशा जुड़वां जैसे चलते हैं, ध्यान से सब देख रहे हैं। और हमारा दैत्य क्रेटोस चुपचाप खड़ा है। पहली बार ऐसा है कि सब लोग जश्न मना रहे हैं और कोई भी लड़ नहीं रहा। फ्लूट प्यारी सी अदा से आती है और अपने दैत्य राजा को देखती है। वो बहुत शानदार लग रहा होता है। फ्लूट कहती है, मैंने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा। क्रेडोस बस हल्की सी मुस्कान के साथ खड़ा रहता है। उधर लड़ाई के मैदान में सेर्गी अपने सभी 6 हाथों से रसलर की धुनाई कर रही होती है। वो बाल्टी में फंस जाता है और सेर्गी बिना रुके उसे पीटती ही जा रही है। दृश्य ऐसा लगता है जैसे फिर से वही पुराना मजाकिया सीन चल रहा हो। खेतों में क्रेव कहता है, हां, बहुत सारे खूबसूरत फूल खिले हैं, सच में बहुत ज्यादा। रसलर शिकायत करता है, तुमने कहा था कि किसी को मारा नहीं जाएगा, लेकिन अब तुम्हारे शब्द और काम मेल नहीं खा रहे। सेर्गी मानती है, हां, यह सच है, लेकिन कभी कभी सभी को बचाने के लिए एक को हटाना पड़ता है। उधर क्रेडोस खेत में आदेश देता है कि सारे फूल काट दो। सब लोग हैरान रह जाते हैं, यहां तक कि एजराट गुस्से में इधर उधर घूमता है और कहता है, राजा बहुत बेरहम हो गया है। हाटक भी कहता है, इतने खूबसूरत खेत पर रहम न करना वाकई पत्थर दिलपन है। लेकिन जैसे ही आदेश दिया जाता है और दैत्य फूल काटने जाते हैं, छोटे छोटे पौधे अचानक रोने लगते हैं और जमीन पर गिरकर कहते हैं, हमें मत काटो। ऐसा नजारा किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। वो इतना खूबसूरत और अजीब था कि सब लोग दंग रह गए। हार्टॉक सबको समझाता है, तुम लोग समझ नहीं रहे, ये सारे फूल और पौधे सूरज की सारी पोषण शक्ति खींच रहे हैं। ये सब दैत्य राजा क्रेटोस की योजना का हिस्सा है, ताकि सारी ऊर्जा सिर्फ आलू उगाने में जाए। तो सब मिलकर उन पौधों को उखाड़ना शुरू करते हैं। पौधे चिल्लाते हुए मरते हैं और उसी वक्त क्रेटोस, जो अब लॉयड जैसा दिख रहा है, जोर जोर से चिल्लाता है, मुझे सुनाई दे रहा है, आलू बढ़ रहे हैं और उनकी आवाजें मुझे सुनाई दे रही हैं। उधर लड़ाई के मैदान में रसलर पहले ही हार चुका होता है और उसे घसीटकर क्रेडोस के सामने लाया जाता है। क्रेडोस सबको घोषणा करता है, जो भी बगावत करने की सोचेगा उसका यही हाल होगा। फ्रंटलाइन भी गिर चुकी होती है। अब रसलर से पूछा जाता है, अब तू क्या करेगा? रसलर गुस्से में कहता है, मुझे मार डालो, मैं ऐसे राजा की सेवा कभी नहीं करूंगा जिसने अपना गर्व खो दिया है। और फिर धड़ाम, उसे बिजली का झटका दिया जाता है। रसलर मजाक उड़ाते हुए कह देता है, मेरा पूरा शरीर एक कवच है, मुझे चोट नहीं लगेगी। लेकिन असलियत, अगले ही पल उस पर एंटेना से बिजली गिरती है और वो फिर तड़प जाता है। क्रेडोस आदेश देता है, वहां एक और एंटेना लगाओ। धीरे धीरे रसलर की हीलिंग शक्ति खत्म हो जाती है। अब उसके रिटायर होने का समय आ चुका है। एशर अब मुश्किल से चल पा रहा होता है। उसी वक्त फ्लूट दौड़कर आती है।
बहुत प्यारे अंदाज में उसका नाम पुकारती है, लेकिन एशर पलटकर गुस्से में कहता है, तुमने मुझे बहुत समय तक नीचा दिखाया है, अब तुम्हारी और कस की बारी है, मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। वो दौड़ता है, पर जैसे ही दौड़ता है गिर जाता है। असल में उसके पैरों में अब ताकत ही नहीं बची। बेल हंसकर कहता है, छोड़ ये बड़े बड़े डायलॉग बोलना, तू अब पहले जैसा नहीं रहा। फिर बेल उसे उठा लेता है। एजरा चिल्लाता है, उसे राजकुमारी की तरह मत उठाओ, लेकिन बेल फिर भी उसे गोदी में उठाकर ले जाता है और ऊपर से एक कंबल भी डाल देता है। सबको अजीब लगता है, लेकिन बेल कहता है, यह दैत्य राजा का आदेश है, अब इसे ऐसे ही रखना होगा। एशर लाल होकर बड़बड़ाता है, मैं इस बेइज्जती को माफ नहीं करूंगा। इसी बीच क्रेडोस सोचता है कि जब सबने उसकी आंखों में वो श्राप देखा था, तब वो 6 घंटे तक हिल भी नहीं पाया था, लेकिन अब सब कंट्रोल में है। फिर वो सबको आदेश देता है, फसल कटाई का समय आने वाला है, हमें काम और तेज करना होगा। सेर्गी अपनी 6 बाहों से पौधे काट रही होती है। हार्टॉक अपने तूफान वाले जादू से पानी दे रहा होता है। शरद ऋतु की फसल अब पास थी, लेकिन एक दिक्कत थी, राशन खत्म हो रहा था। हालांकि दैत्य भूखे रहने के आदी थे, फिर भी उनकी काम करने की ताकत कम हो रही थी। इसी दौरान लाप्लो फिर से आता है और कहता है, मास्टर प्लैनिस यहां आए हैं, वो आकर आपको धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि आपने उन्हें बचाया। क्रेओ हैरान होकर पूछता है, धन्यवाद? किस बात का धन्यवाद? वो दैत्य लाप्लो खुद भी उलझन में पड़ जाता है। अजीब बात यह थी कि नायक क्राटोस लैप्लो को घूर रहा था जैसे अभी खा जाएगा, और वो पेड़ जैसा दैत्य खड़ा था, बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। असल में क्रेडोस गुस्से में था क्योंकि ये मूर्ख धन्यवाद बोलने आया था, लेकिन कोई तोहफा साथ नहीं लाया। फिर लैप्लो बताता है कि वो लोग तीसरे मास्टर के सैनिकों को इकट्ठा कर रहे हैं और जल्द ही कुछ मजदूर भेज देंगे। क्रेडोस सोच रहा था, आलू अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं, जल्द ही बड़ी फसल होगी और मुझे इससे ढेर सारा फायदा उठाना है, सबके गोदाम भरे रहने चाहिए। लेकिन उसके मन में सवाल भी आया, आखिर मैंने खेती शुरू ही क्यों की थी? मुझे अब तो खुद भी याद नहीं। लप्लो पूछता है, क्या मैं अपनी सेना को बुला सकता हूं? क्रेडोस जवाब देता है, हां, जल्दी करो। वो याद करता है कि तीसरा मास्टर सबसे कमजोर और पिछड़ा हुआ था, फिर भी उसने क्रेडोस का साथ दिया। असल में ये सब पेड़ और पौधों जैसे दिखते थे, तो शायद यही खेती में मददगार साबित होंगे। लप्लो चारों तरफ घूमते हुए महसूस करता है, ये मिट्टी तो गजब की उपजाऊ है, मेरे दलदल वाले घर की मिट्टी में कभी इतना पोषण नहीं था। लेकिन यहां क्रेडोस की जमीन पर खड़े होकर मुझे ताकत महसूस हो रही है। अचानक वो दीवार से टकराता है, अपनी जड़ें गाड़ देता है और घोषणा करता है, अब मैं ही दैत्य राजा बनूंगा। स्पष्ट है, अब यह बेचारा कटने ही वाला है। अगला अध्याय, तेज धूप निकलती है और क्रेडोस सबको ट्रेनिंग के लिए तैयार करता है। सैनिक हाथ ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, बैम बैम। लगता है यह कोई कोरियन आर्मी ड्रिल जैसा है। क्रेडोस उन्हें कमांड्स पर फटाफट रिएक्ट करना सिखा रहा था। अचानक वो चिल्लाता है, बाएं रोल करो। सब एकदम सही करते हैं। फिर दाएं रोल करो, वो भी बिल्कुल सही। इतने में बेल बुरी खबर लेकर आता है, सारी आलू की फसल पीली हो गई है। सब खेत में भागकर पहुंचते हैं। सचमुच हर पौधा मरा सा लग रहा था। जेफिरो कहता है, मुझे पता था यह मुमकिन ही नहीं था। सर्जी आंखें झुका लेती है। हार्टॉक मानता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि कहां गड़बड़ हुई। पानी कम पड़ा, हवा कम थी। फिर खुद को दोष देता है, मैं मूर्ख हूं जो सोचा था यहां कुछ उग सकता है। तभी क्रेडोस चुपचाप आगे बढ़ता है, घुटनों के बल बैठता है, एक पौधे को पकड़कर मिट्टी से खींचता है, और तभी सब देखते हैं, अंदर से 5-6 विशाल आलू निकलते हैं। हार्टॉक तो दंग रह जाता है। ये आलू थोड़े हल्के रंग के थे, लेकिन बेहद बड़े और शानदार। क्रेडोस मुस्कुराकर कहता है, क्या कहूं, आलू जाग गए हैं। उन्होंने पत्तों से सारे पोषक तत्व खींच लिए, इसीलिए पौधे पीले हो गए। फिर सबको कहता है, तुम सबने गजब का काम किया, ये आलू तुम्हारे कारण पैदा हुए। सब गहरी सांस लेते हैं। बो की आंखें नम हो जाती हैं। कुछ समय बाद क्रेडोस लेटा होता है, दुनिया के सबसे असुविधाजनक बिस्तर पर।
क्रेडोस बिना किसी कंबल या आराम के उस असुविधाजनक बिस्तर पर लेटा था। उसे याद आया कि वो सबको साथ मिलकर बढ़ने की बात करता था, ठीक वैसे ही जैसे उसकी दादी कहा करती थी जब वो एक पौधे की देखभाल करता था और उसे बढ़ने में मदद करता था। लेकिन कुछ समय बाद ही एम्बुलेंस आ गई थी और दादी को ले गई थी। वो करवट बदलते हुए बुदबुदाता है, ये सब भावनाएं बेकार हैं। मेरे जैसे ठंडे और चालाक इंसान को इनकी जरूरत नहीं। अब उनके पास काफी आलू हो गए थे, लेकिन वो जानते थे कि सिर्फ आलूओं पर निर्भर नहीं रह सकते। अगर मिट्टी अचानक आलू उगाना बंद कर दे तो वही होगा जो आयरिश साम्राज्य के साथ हुआ था। लोग भूख से मर गए थे। वो सोचता है, हम अपनी जिंदगी की शिकायत करते हैं, लेकिन भूख से मरना, वो दर्द कुछ और ही है। चारों तरफ अपने लोगों को भूख से तड़पते देखना बहुत भयानक है। इसलिए वो गहराई से सोच रहा था कि अब उन्हें नए बीज भी चाहिए। तभी अचानक जमीन हिलने लगती है। वो सोचता है, क्या यह किला खराब तरीके से बना है? लेकिन अगले ही पल धरती फट जाती है और जड़ें फूटकर ऊपर निकल आती हैं। क्रेडोस चिल्लाता है, यह क्या हो रहा है? खेत की तरफ फ्लूट पत्तों को देख रही थी। वो पत्ते पिघल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में गायब हो रहे हों। वो समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। वो मिट्टी खोदने लगती है, लेकिन जब एक पौधा खींचती है तो नीचे कोई आलू ही नहीं था। वो बड़ों को बताने जाती है, लेकिन जब किले की ओर देखती है तो देखती है कि पूरा किला जड़ों से घिर चुका है। सबसे बुरी बात, क्रेडोस उन जड़ों से दबा हुआ है, हिल भी नहीं पा रहा। और सामने खड़ा है तीसरे क्षेत्र का स्वामी प्लैनिस। वो कहता है, लॉर्ड क्रेडोस तो सिर्फ एक गंदा सा कीड़ा था। क्रेडोस तुरंत पहचान लेता है। प्लैनिस उसे धन्यवाद कहता है, तुम्हारी उपजाऊ मिट्टी और पोषक तत्वों की वजह से मैंने ये सब उगाया है। कोस का शुक्र है। दूर से क्रेडोस देखता है, पूरा खेत खाली हो चुका है। वो गुस्से में चिल्लाता है, तूने हमारे खाने के साथ क्या किया कमीने? प्लैनिस हंसते हुए जवाब देता है, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन बताओ तुम कर क्या लोगे? इतना कहकर वो क्रेडोस को पकड़कर साइड में फेंक देता है और उसे जमीन पर जोर से पटक देता है। क्रेडोस वहीं खून उगल देता है। हार्टॉक दौड़कर आता है और सबको हटने के लिए चिल्लाता है। बाकी सबको बुलाता है, आओ दैत्य राजा की मदद करो। लेकिन अजेरा और सर्जी कहते हैं, कोई फायदा नहीं है। प्लैनिस इतना ताकतवर था कि कोई उसका मुकाबला ही नहीं कर सकता था। सबको लग रहा था, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। तभी बुल सच बताता है। वो कहता है, मुझे पहले से पता था कि दैत्य राजा क्रेडोस अब कमजोर हो चुका है। पहाड़ की चोटी पर चढ़ते समय ही समझ गया था। अब वो बहुत नाजुक और कमजोर हो गया है। जमीन उनके नीचे से टूटने लगी। चारों ओर धरती बिखर रही थी। प्लैनिस का शरीर बहुत विशाल था। उसने इतना बड़ा गड्ढा बना दिया कि क्रेडोस उसमें गिरता चला गया, मानो वो एक खाली अंधकार में समा रहा हो। यहां पर बुल की वफादारी दिखती है। उसे पता था कि क्रेडोस कमजोर है, लेकिन उसने कभी उसका धोखा नहीं दिया। इसी बीच राइख और जेफिरोस भी प्लैनिस को पहचान जाते हैं। प्लैनिस जोर से घोषणा करता है, सुनो सभी दैत्यों, क्रेडोस मर चुका है और दैत्यों के प्राचीन नियम याद रखो, ताकत ही सब कुछ है। आज से मैं ही दैत्य राजा हूं। सबको मेरी ताकत के आगे झुकना होगा। हार्टॉक तुरंत महसूस कर लेता है कि प्लैनिस ने जमीन के सारे पोषक तत्व सोख लिए हैं। अगर सच में क्रेडोस मर गया है तो अब सबसे शक्तिशाली वही है। वो बिना देर किए घुटनों के बल झुक जाता है और सोचता है, हम दैत्य तो हमेशा ताकत के आगे झुकते हैं। फिर धीरे धीरे सर्जी और बाकी सब भी घुटनों पर झुक जाते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं था। जेफिरोस ये सब देखकर हैरान रह जाता है। तभी अजुरेट उसकी ओर मुड़कर कहता है, क्या सोच रहे हो? नए राजा को सम्मान दिखाओ। जेफिरोस को पहले से ही सबसे ईमानदार माना जाता था। यहां तक कि क्रेडोस ने भी कहा था कि वो सचमुच वफादार है। लेकिन अब वो मजबूरी में झुकता है। उसके घुटने तो मुड़े, लेकिन मन से नहीं। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और सामने प्लैनिस घमंड में खड़ा था, मानो अब पूरा संसार उसी का हो। अब असली सवाल यह है, क्या डेमन लॉर्ड सच में खत्म हो चुका है, या अभी उसकी ताकत की बस एक छोटी सी झलक देखी है हमने? और जो मेहनत उन्होंने अपनी जान लगाकर फसल और आलू उगाने में की, क्या वो सब एक पल में मिट्टी में मिल जाएगा? ये सारे राज खुलेंगे सिर्फ पार्ट 8 में,
जो बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो अगर आपको ये कहानी अब तक पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और बेल आइकन भी दबा दो, ताकि जब पार्ट 8 आए तो सबसे पहले आप ही उसका मजा ले पाओ। याद रखना दोस्तों, पार्ट 8 में धमाका ऐसा होगा जिसे आप कभी भूल नहीं पाओगे।